अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी 1 साल की बेटी भी थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। बस मुझ में एक खामी थी कि मैं बिल्कुल सादगी पसंद थी, जबकि मेरे शौहर को मेरी ये बात बुरी लगती थी। वो चाहते थे कि मैं हर वक्त नई नई दुल्हन की तरह तैयार होकर रहूं। एक दिन मैं बाजार से घर वापस आ रही थी कि मैंने देखा कि साजिद एक लड़की के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो कौन थी जो मेरे शौहर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और वो इनसे हंस हंस कर बातें भी कर रही थी और मेरे शौहर ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। क्या कोई रिश्तेदार या इनकी पुरानी दोस्त? इस रात वो निस्फ शब के बाद घर आए और मैं इनके इंतजार में जागती रही। साजिद से घर देर आने की वजह पूछी तो वो मुझ पर बरस पड़े। कहा कि तुमको मुझ पर पहरा देने की जरूरत नहीं। खबरदार जो आइंदा इस मौजू पर बात की, मेरी मर्जी, जब आऊं जब जाऊं। तुम कौन होती हो मुझ पर पाबंदी लगाने वाली? साजिद से मैं 10 बरस उम्र में छोटी थी। वैसे तो मेरी इनके साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। बस वो अपने जाती मामलात में मेरी दखल अंदाजी पसंद न करते थे और शादी के पहले दिन ही से उन्होंने अपने रौब का सिक्का बिठा लिया था कि एक से दूसरी बात करने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि इनकी कही हुई बात पर कोई सवाल उठाने का मतलब अपने ही गिर्द घेरा तंग करना था। वो बहुत शातिर और आमराना मिजाज के थे। अपनी तिबा के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते थे। वो एक क़यामत खेज रात थी जो मैंने जाग कर गुजार दी, मगर चुप क्या सादी मौसूफ के फैसले ही बुलंद हो गए। इसके बाद रात को देर से घर आना इनको मामूल बन गया और मेरे लबों पर ताले लग गए। मेरी क्या मिजाल जो मैं इनसे कुछ पूछ सकूं। पहले जहां जाना होता गाड़ी पर ले जाते, मगर अब कहीं चलने को कहती तो वो मुझे टाल देते और जहां तक हो सकता मुझसे दूर रहने की कोशिश करते। अब आलम यह था कि एक ही घर में रहते हुए हम आपस में बहुत कम बातें किया करते थे। एक दिन वो सुबह 4 बजे घर लौटे। रात भर जागने से मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी। जुर्रत करके कह दिया कि अब अगर वो इस लड़की से मिले तो अब्बू को बता दूंगी। इस दिन तो साजिद ने हद कर दी। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया। कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं मिलता। जब मैंने इन्हें बताया कि मैंने खुद इन्हें एक लड़की के साथ देखा है तो गुस्से में आ गए और मुझे धमकी देते हुए कहा, तुमने अपने वालिद को बताया तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। मैं सोच भी ना सकती थी कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं एक नन्ही मुन्नी बच्ची की माँ थी, जानती थी ये ऐसा भी कर सकते हैं और मुझे अपनी बेटी से जुदाई सहनी पड़ेगी। मैं अपने शौहर का हर जुल्म सहने पर मजबूर थी, मगर बेटी से दूरी का तसव्वुर मुश्किल था। एक रात में गहरी नींद सो रही थी। मुझे घर में खटका महसूस हुआ। आंख खुल गई। कुछ देर यूं ही बिस्तर में सहमी पड़ी रही। मेरे ख्याल में साजिद नहीं आए थे, क्योंकि अब आधी रात के बाद ही घर आना इनका मामूल था। ताम घर में खटका किस बात की अलामत था? क्या कोई चोर घुस आया था? ऐसा ख्याल आते ही दिल धड़क उठा और खौफजदा हो गई। थोड़ी देर बाद किसी की बातें करने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज साजिद की थी। वो आ चुके थे। घर को बाहर से ताला लगाकर जाते थे और खुद ही ताला खोलकर आ जाते। दूसरी आवाज किसी औरत की थी। तभी माथा टिंका। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई। वहां मैंने एक औरत को देखा, कुछ इस अंदाज से कि मेरा रुआं रुआं सुलग उठा। कभी कभी इंसान लाख चाहे मगर खुद इख्तियार नहीं रहता। वो लड़की और साजिद एक ही सोफे पर बैठे थे और इस लड़की ने अपना सर साजिद के कंधे पर रखा हुआ था। मैंने भी इस दिन अपना इख्तियार खो दिया। चाहिए तो ये था कि जब्त कर जाती, लेकिन मुझसे जब्त न हो सका। जाने मुझ में अपने हक के लिए इतनी ताकत कहां से आ गई कि मैंने जूता उठाकर इस औरत को दे मारा। फिर क्या था, साजिद गुस्से में आपे से बाहर हो गए और इस 2 टकी की औरत के सामने मुझे धनक कर रख दिया। कहते हैं ताली 2 हाथों से बजती है, सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं होता। कसूर कुछ न कुछ औरत का भी होता है। समझ में न आया कि यहाँ पर मेरा कसूर क्या था। मेरे शौहर का इस तरह रात के अंधेरे में किसी गैर औरत को लाना जायज था? क्या इस पर भी बीवी को खामोशी रहना चाहिए था? ये बात मैं ना समझ सकी। साजिद का गुस्सा आपे से बाहर था। कहा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। साजिद ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के देने लगे। वो औरत लाख बुरी सही अचानक से बोली, साजिद ठहरो, सुबह जो मर्जी आए कर लेना, ये तुम्हारी बीवी है। इस वक्त इसको घर से बाहर मत निकालो। ये कहकर वो दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और इसने मुझे घर से कदम ना निकालने दिया। सच कहती हूँ कि मर्द जब ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं तो इंसान नहीं रहते। इस वक्त साजिद तो जिल्लात बन गए थे। मेरी सारी रात अपने कमरे में रोती हुई गुजरी। साजिद दूसरे कमरे में औरत के साथ अयाशी करते रहे। सुबह 5 बजे एक गाड़ी इस औरत को लेने आई और वो इसमें बैठकर चली गई। ऑफिस जाते वक्त साजिद ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया
और मेरे मैके ले आए। दरवाजे पर उतार कर चले गए। मैं चुप करके सारे रास्ते रोती रही, मगर इन्हें मेरा कोई एहसास ना था। उन्होंने बेटी को भी मुझे ना उठाने दिया कि वो इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। अपना दुख भुलाकर बेटी की जुदाई मेरे लिए क़यामत बन गई। इनकी बहन का दोपहर से पहले फोन आ गया कि भाभी, तुमने मेरे भाई के साथ कितना बुरा किया है, इनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। दूसरे शहर से भाई की एक दोस्त आई थी और आपने इनके सामने भाई की भी इज्जत ही कर दी। अच्छी बीवियां सब्र करती हैं तो ही फल पाती हैं, मगर ये तुमने क्या किया? अब भुगतो। तुम्हारी बेटी साजिद भाई मेरे पास छोड़ गए हैं, सोचा तुमको तसल्ली दे दूं, ताहम इनको ले जाने को मत आना। फिलहाल सब्र करो और भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने मजीद जुर्रत दिखाई और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सच कहते हैं कि वो तुमको तलाक देने पर तुले हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इसको रोका है, लिहाजा तुमको भी समझा रही हूँ कि फिलहाल कुछ दिन मैके में चुप होकर बैठ जाओ और इस किस्से को हवा मत दो, ताकि सुलह की कोई गुंजाइश निकल सके। खून सुनकर आंसू थमते ना थे। साजिद पर यही मिसल सादिक आती थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैके में थी और दिन गुजरते जा रहे थे। नंद की हिदायत को गिरा से बांध कर चुप हो गई। इस मामले का चर्चा भी ना किया कि मेरे वालिदैन गुस्से में आकर कोई कदम उठा लें और मेरी बेटी नाहक माँ की जुदाई का अजाब उम्र भर भुगतने पर मजबूर हो जाए। कब तक सब्र करती? वो मेरी बेटी को मुझसे मिलने ना देते और मैं इनकी दीद को तरस रही थी। मैंने सिर्फ अम्मी और भाभी से इस बात का जिक्र किया था और बाकी सबको बताने से मना किया था। अम्मी जान मुझे तड़पता देखकर भाभी को कहती थी, तुमने इन लोगों की इतनी तारीफ की थी और ये तुम्हारे रिश्तेदार इतने बुरे निकले। हमने बेटी का रिश्ता तुमको देखकर और तुम्हारे कहने पर दिया था। अब तुम इस मामले को संभालो, वरना फिर हम भी बुरे बन कर दिखाएंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद भी मेरी हालत देखकर रो पड़ती। आखिरकार उन्होंने सोचा किसी तरह इस औरत का पता करना चाहिए कि वो कौन है जिसकी वजह से साजिद ने इतना घटिया रवैया इख्तियार किया। मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते की भी इसकी नजरों की अहमियत बाकी ना रही। भाभी मैके गई और अपने भाई के जिम्मे ये काम लगा दिया। इन लोगों ने पता कराया तो मालूम हुआ कि साजिद के साथ जो औरत वाबस्ता है इसका नाम बुशरा है। वो एक कोठे वाले की बेटी है। मैंने भाभी को ये वाकया बता दिया था कि वो औरत लाख पूरी सही, लेकिन मेरा जूता पड़ने पर भी इसने रात के वक्त मुझे घर से नहीं निकलने दिया, जबकि साजिद मुझे धक्के देकर निकाल रहे थे। इसका मतलब यह है कि इस औरत के दिल में इंसानियत बाकी है। इसी वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया इस औरत को मिलकर इसको खुदा का वास्ता देना चाहिए कि वो हमको बर्बाद न करे और एक मासूम बच्ची की जिंदगी पर भी तरस खाए जिसको इसकी माँ से महरूम कर दिया गया था। मगर इस औरत से मिलना मुश्किल था, क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो ऐसा इलाका था जहाँ शरीफ मर्द तो जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतें के लिए ये ममनू इलाका था। वहाँ हमारे लिए कदम रखना क़यामत आखेज था। मेरे भाभी ने जुर्रत कर ली और मेरी खातिर इस बदनाम इलाके में चली गई। वो बुशरा को समझाने और मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी। मेरे दुख को देखकर जज्बात में ये कदम उठा लिया, बगैर सोचे कि इसके बाद इनकी अपनी जिंदगी पर क्या असरात होंगे। बहरहाल ये जुर्रत भाभी को महंगी पड़ी, क्योंकि बुशरा को तलाश करने के बाद भाभी ने इससे मेरी जिंदगी की भीख मांगी तो इसने सीधा सीधा कह दिया, मुझे 10 लाख दो, मैं साजिद की जान छोड़ दूंगी। भाभी ने इससे कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, तुम कुछ खुदा का खौफ खाओ। वो मुस्कुराती हुई बोली, बीबी जाओ अपना काम करो, मैं एक तवाइफ हूँ और तवाइफ को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, चाहे किसी की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। इस बात पर इन दोनों की बहुत तकरार हुई और वो नाकाम लौटकर वापस आने लगी तो साजिद ने इन्हें बुशरा के घर से निकलते हुए देख लिया। साजिद तो वैसे ही मौके की तलाश में थे कि हमको मजीद नुकसान पहुंचा दें। उन्होंने भाईजान के दफ्तर जाकर इनसे मुलाकात की और इनको बताया कि तुम्हारी बीवी को कल मैंने वहां देखा कि जहां इनको देखे जाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। भला इस बाजार में इनका वहां क्या काम था? जरा बाजी फरजाना से घर जाकर पूछना, क्योंकि मैं तो खुद अपनी आंखों से इनको वहां देखा है। बीवी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे भाईजान की कनपट्टियां सुलग उठी। इनको साजिद की बात का यकीन न आता था, मगर वो तो कस्में खा रहे थे कि सामना करवा लो, अगर मैं झूठा हूँ तो 100 जूते बीच बाजार में खड़े होकर मारना। भला मैं अपनी तायाजाद बहन पर ऐसा इल्जाम क्यों धरूंगा, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। बीवी से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आ जाता, लेकिन अब आपके वालिदैन के घर इनके बुलाए बगैर नहीं आ सकता, तो ही इधर आ गया हूँ। बाजी फरजाना हमारे खानदान की इज्जत है, मगर आपके घर की तो इज्जत है। किस मुंह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे के गोशे गुजार कर सकता हूँ? भाईजान को इस पर मुझको मैके छोड़ने का जो गुस्सा था वो इसकी सारी बातें सुनकर भूल गया और अपनी आग में सुलगते घर आ गए। आते ही भाभी को कमरे में बुलाया और पूछा कि तुम वहां क्यों गई थी, जहां पर हम कदम रखना भी पसंद नहीं करते? तुम्हारा इस तवाइफ से क्या ताल्लुक है?
हम मर्द भी दिन की रोशनी में इस मोहल्ले में जाने से शर्माते हैं, मुझे इस बात की वजाहत दो। भाभी घबरा गई। पहले तो डर के मारे भाभी ने इनकार किया, लेकिन जब भाई ने ठीक जगह और वक्त तक बता दिया तो समझी कि शायद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। इनको सच बताना पड़ा कि हाँ, मैं वहां गई थी, मगर किसी नेक काम की घर से गई थी। नेक काम की घर से जाना इस कदर जरूरी था तो मुझसे कहा होता। क्या मुझसे भी वो नेकी छुपाना चाहती थी? आखिर वहां के मकीनों में से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरा वहां के किसी मकीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं वहां एक बुशरा तवाइफ से मिलने गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन अनिला का घर खराब हो रहा है। वो तवाइफ साजिद भाई के साथ वाबस्ता हो गई है और तुम्हारी बहन को तलाक दिलवाकर खुद साजिद से शादी करना चाहती है। और साजिद भी इसके झूठे प्यार में फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने अनिला को यहाँ ला छोड़ा है। 3 माह गुजर चुके हैं, अब तक अनिला ने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? एक बस तुम इसकी हमदर्द हो क्या जो इस तवाइफ को समझाने तुम इस बदनाम जगह पहुंच गई? ये बात मेरी अकल तस्लीम नहीं कर सकती। मामला कुछ और है। आपको शायद साजिद भाई ने भड़का दिया है। आप अपनी बहन से पूछ लें। अनिला भी अब तुमको बचाने के लिए यही कह देगी जो तुम कह रही हो। साजिद को इस बारे में कोई इल्म नहीं, ना वो मुझसे इस बारे में अनिला से बदसलूकी करने के बाद इससे मिलने की जुर्रत कर सकता है। वहां मैंने खुद तुमको देखा है। भाईजान ने भी बीवी से सही झूठ बोल दिया और वो और भी डर गई और इनसे अपनी गलती की मुआफी मांगने लगी। कहा कि मेरी नीयत इस औरत को समझाकर साजिद से दूर करने की थी ताकि तुम्हारी बहन का घर दोबारा आबाद हो सके। भाईजान ऐसी तावीलों पर और तैश में आ गए और बीवी पर हाथ उठा दिया। कहा कि बेशक मेरी बहन का घर उजड़ जाता, मगर तुम्हें एक तवाइफ के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। साजिद अगर इसको तलाक देता है तो दे दे, लेकिन तुम्हें इस गलत जगह पर जाकर एक बदनाम जमाना औरत से मिन्नत समाजित करने की क्या जरूरत थी? क्या तुमको नहीं मालूम कि ऐसी औरतों का जो काम ही दूसरों का घर उजाड़ना होता है, ये मोहब्बत और इज्जत के लिए नहीं बल्कि मालो दौलत समेटने के लिए जीती हैं। भाभी ने बहुत दफा मुआफी मांगी, लेकिन मेरे भाई को तो इस कदर गुस्सा था कि इस गुस्से की आंधी ने इनका दिमाग का चिराग बुझाकर रख दिया। उन्होंने गुस्से में इनको 2-4 थप्पड़ मारे और इन्हें घर से निकाल दिया। भाभी रोती हुई इस तवाइफ को बद्दुआएं देती हुई मैके चली गई। बाद में उन्होंने मेरी खूब खबर ली कि तुम तो मियाँ से झगड़े का कुछ और ही सबब बताती थी। अगर इस झगड़े का सबब कोई गलत किरदार औरत है तो तुमने हमसे क्यों जिक्र ना किया? आखिर इसमें क्या मसलहत थी? इसका मतलब है कसूर सिर्फ साजिद का नहीं तुम्हारा भी है, जिसकी तुम हमसे पर्दा पोशी किए रहती हो। कुछ दिनों के बाद भाई बीवी को यूं मार कर घर से निकालने पर बहुत पछतावा होने लगा कि उन्होंने गुस्से में आकर ये क्या गजब कर दिया। जो कुछ हो चुका था वो तो हो गया। अफसोस कि मैं तो उजड़ी ही थी। अपने से ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी भाभी बेचारी को नाहक करदा गुनाहों की सजा मिल गई और इसका घर भी उजड़ गया। इधर मेरी बेटी नंद के पास तो इधर भाभी के बच्चे मेरे पास। ये अजीब सानिया हो गया। भाभी को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी इनसे कम न थी। मेरा चैन सुकून लुट गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, साजिद और बुशरा गाड़ी में जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हुई। साजिद को भी चोटें लगी, मगर बुशरा की हालत बहुत नाजुक थी। इसे फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी भी बिल्कुल तबाह हो गई। बुशरा के दोनों पांव एक बाजू इस हादसे की वजह से टूट गए और सारे जिस्म पर चोट लगी थी। अब इसका बचना बहुत मुश्किल था। आखिरी वक्त में इसने साजिद से इतना कहा कि मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने चली थी और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मेरा बचना तो अब बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए मेरी वजह से अपनी बीवी को तलाक मत दो। यही इसके आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो दोबारा ना बोल सकी। अब साजिद को भी एहसास हो गया इसने अपना घर तो बर्बाद किया ही था, मगर अपने घर के साथ किसी और का घर भी बर्बाद करने चला था, जिसकी सजा इसे मिल चुकी थी। इस वाक़े के बाद वो सीधा अपने ससुराल गया। इस वक्त तक मेरे भाई अपनी बीवी से मुआफी मांगकर इन्हें मनाकर अपने घर वापस ले आए और साजिद ने अनिला से मुआफी मांगी और इसे वापस घर चलने को कहा। मुआफी मांगने और सारी बात बताने के बाद अनिला के माँ बाप ने यही फैसला किया कि अब अनिला को अपने घर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी बेटी को खुद संभालना चाहिए। बिलाखिर वो मुझे घर ले गए। अब इनका किसी लड़की से कुछ चक्कर नहीं था। मेरे वालिदैन ने बच्ची की वजह से मुझे इनके साथ घर जाने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी और ना मेरे वालिदैन के साथ कभी बदकलामी की थी। तभी मेरा घर बच गया और मैं वापस अपने आशियाने में समा गई। मेरी बेटी आज मेरे पास है और मेरा घर बस रहा है। भाई और भाभी का रिश्ता भी दोबारा बहाल हो गया। इस वाक़े के बाद मैं भी खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद को वैसा बनाना चाहती हूँ जैसा मेरा शौहर चाहते हैं, ताकि आइंदा वो कभी मुझे छोड़ कर ना जाएं। आज मेरे शौहर मेरी इस कोशिश से बहुत खुश हैं और हम एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।